ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो अपना टॉपिक है वो है अपनी यूनिट फर्स्ट और सेकंड साथ में चलेगी आपकी थर्ड फोर्थ। अभी अपनी यूनिट जो फर्स्ट और सेकंड है इसके कुछ कुछ टॉपिक कॉमन है वो अपन साथ में स्टडी करेंगे। देखो यूनिट फर्स्ट और सेकंड ये किसके बारे में है, अपन जितनी भी एक ही चीज पढ़ी है अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अपन ने इंडक्शन मशीन पढ़ी है, इंडक्शन जनरेटर पढ़ा है, इंडक्शन मोटर पढ़ा है, सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ा है, सिंगल फेज इंडक्शन, इनके बारे में है। अब इनमें किस टाइप की वाइंडिंग्स होती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, किस तरह के स्लॉट्स का अरेंजमेंट होता है, बस इन्हीं सब के बारे में अपन को फर्स्ट सेकंड यूनिट में पढ़ना है। तो बहुत बेसिक चाहिए जो अपन पढ़ उसके बारे में आपको काफी कुछ चीजें पता है, बस आप उसी के बारे में बेसिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन। स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट है अपने पास वाइंडिंग होती है। तो यहाँ देखो, इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन द वाइंडिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। बेसिकली अपने पास दो टाइप की वाइंडिंग होती है। पहला है आपके कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, दूसरा है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। आपको उनको पता होना चाहिए कि किस टाइप से क्या तो क्या अरेंजमेंट है, कहाँ पे कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं, आपसे ये पूछ सकता है बेसिकली। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के बारे में। कॉन्सेंट्रेटेड नाम से ही पता चला है, अपन केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक ही जगह पे इकट्ठी हुई हुई, इस तरह से। देखो अब इसमें कैसे वाइंडिंग को करते हैं, ये सारे वायर यहाँ पे, ये एक दूसरी कॉइल, ये तीसरी कॉइल, मतलब जो एक कॉइल है इसी के ऊपर एक वायर एक वायर एक वायर रैप करते जाते हैं इस तरह से, ये पूरा एक एडिशन बन जाता है। अब इसके बारे में आपको और पता चलेगा इस तरह से। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि जो कॉइल है ना उसको एक साथ ही आप एक में डाल दो, ये पूरी जो एक कॉइल है उसको एक ही स्लॉट में डाल दो, ये दूसरी कॉइल है उसको पूरे को यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे वाइंडिंग, ये थर्ड वाइंडिंग है, फोर्थ वाइंडिंग, तो सब क्या एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है कॉन्सेंट्रेटेड वाली। तो इसका इस तरह से अगर आपको कॉपी बनाना होगा तो अपन 2D डायग्राम इस तरह से बनेगा अपना। अब देखो इसमें क्या लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए, इन कॉन्सेंट्रेटेड टाइप ऑफ in concentrated type of winding, all the winding turns are wound together in series to form one coil। मतलब क्या डायग्राम यू है ये वाइंडिंग। तो जितने भी इसके टर्न्स है ये सब एक साथ ही कॉन्सेंट्रेट इस तरह से वाउंड होता है। तो ये क्या बन जाती है, मल्टी कॉइल हो जाती है। जितनी भी कॉइल है वो सब एक साथ ही उसको वाउंड कर देती है, जैसे कि आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होगा कि ये वाइंडिंग कहाँ लिखना है। एग्जाम्पल वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, देखो जो सेलियंट पोल की फील्ड वाइंडिंग थी वहां पे अपन वाइंडिंग करते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था कि सेलियंट पोल में क्या होता है, रोटर होता है, और आपके जो इस तरह से होता है सेलियंट पोल में, ये सेलियंट पोल होता है आपका, ये वाला जो सेलियंट पोल होता है इसके अंदर यहाँ पे जो आप वाइंडिंग करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होती है आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग करनी है। तो सेलियंट वाइंडिंग सिंक्रोनस मशीन में आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। इसके अलावा अगर आप पे देखो तो डीसी मशीन पे भी क्या होता है, इस तरह से होता है, तो आपकी इसमें भी आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। तो डीसी मशीन और सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन में आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। In concentrated winding, all the turns have same magnetic axis. Primary and secondary winding of a transformer also have a concentrated winding. अब इन सारी यहाँ पे देखो concentrated winding में क्या इस तरह से अरेंजमेंट है, तो इनका सेम मैग्नेटिक एक्सिस होगा, मतलब इस डायरेक्शन में एक ही मैग्नेटिक एक्सिस होगा काफी वाइंडिंग सारी कॉइल्स के लिए। इसी तरह से जब अपन ट्रांसफॉर्मर पे इस तरह से ये जो शो करता है, ये क्या है, डिनोट करता है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। तो आपसे कोई पूछे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग कहाँ कहाँ होती है, तो पहला सेलियंट पोल सिंक्रोनस में होती है, ट्रांसफॉर्मर में आपकी होती है डीसी मशीन, इन सब में आपके कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। Since the coil are concentrated in this type of winding, there is no concept of pitch factor। अब देखो जो अपन पहले पढ़ चुके हो आपने सब, पिच फैक्टर क्या होता है, शॉर्ट पिच फैक्टर क्या होता है, कॉइल स्पान क्या होता है, तो बेस न्यूमेरिकल अभी अपन करेंगे। तो जो भी चीजें थी आपकी, ये सारी चीजें आप कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में नहीं होती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में सारी कॉइल्स आपकी एक साथ ही कॉन्सेंट्रेट होती है। तो ये जो भी आपने पढ़ा पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से कुछ भी नहीं आता है। तो इसके ईएमएफ इक्वेशन अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, इक्वल्स टू √2 पाई एफ फाइव एन फाइव एफ। जबकि जब आप अभी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग देखोगे तो उसमें आपके पास
ऐड करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी ऐड करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग में ऐसा नहीं होता है। तो ये सब हो गया कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग के बारे में। एक और नो रोटेशनल टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इफ बोथ द फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि दो रोटर और एक होता है स्टेटर, इन दोनों में से किसी एक जगह आपने कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग करी तो ठीक है। अगर आपने यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग कर दी, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग कर दी, तो आपके पास में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर दोनों जगह आपने कर दी तो नहीं होगा। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है अपना ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या साइड में भी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी साइड में भी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका फ्लक्स बस इस तरह से जो कोर है उसी पास ट्रेवल करता है, लेकिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये सब था आपका बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड। अब दूसरी टाइप की वाइंडिंग वाइंडिंग। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, इसमें इस तरह से ये आपके स्लॉट्स है, ये जो बने हुए हैं ये सारे आपके स्लॉट्स है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इस तरह से होती है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का अरेंजमेंट है। मतलब क्या है, एक कॉइल यहाँ से निकलेगी दूसरे स्लॉट्स में जाएगी, दूसरे स्लॉट्स में जाएगी, ऐसे 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 एक कॉइल कंप्लीट हुई। दूसरी कॉइल क्या करेगी, वो सपोज पास वाले स्लॉट से स्टार्ट हुई, दूसरे फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, इस तरह से देखिए यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे। फिर तीसरी कॉइल है आपकी, तीसरे स्लॉट से इकट्ठे हो गए, इस तरह से पूरे आपके जो नेचर उसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जबकि अपनी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग वो थी, पहली कॉइल है वो कहीं यहीं पे है, बस आगे गई नहीं। तो दूसरी कॉइल थी यहाँ पे थी, तीसरी कॉइल यहाँ पे थी। इस तरह से वो थी और ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड। डायग्राम अच्छे से देखो, इस तरह से है। इस 3D डायग्राम में आपका एक इस स्लॉट में, ये स्लॉट है, इस स्लॉट में आई, फिर दूसरे स्लॉट में गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, ये पूरी एक कंप्लीट हो गई वाइंडिंग। फिर जो दूसरी वाइंडिंग है वो पास वाले स्लॉट से यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके पूरी सारी जगह ये इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। देखो ये इसमें क्या था कॉन्सेंट्रेटेड में, ये देखो सारी कॉइल बस ये है, ये वाली कॉइल यहाँ पे है, ये पूरी कॉइल यहाँ पे है। फिर दूसरी वाली कॉइल थी वो यहाँ पे है, तीसरी कॉइल यहाँ पे है। जबकि अभी क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में, इसका एक वायर यहाँ पे जा रहा है, फिर एक यहाँ जा रहा है, फिर एक यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर खत्म। फिर दूसरा कोई वायर आ रहा है, फिर उसका भी एक पार्ट यहाँ 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 इस तरह से। तो कुछ समझ आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग क्या है, डायग्राम देखते हैं। कुछ समझ आ रहा है क्या बच्चों इस डायग्राम से? देखो अब डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के बारे में पढ़ते हैं अपन। आपको डायग्राम बनाना, ये डायग्राम तो आप बना नहीं पाओगे एग्जाम में, तो एग्जाम में जब भी कॉन्सेंट्रेटेड का पूछे ये वाला डायग्राम बनाना, और अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूटेड का पूछे तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बनाना। ये 1 2 3 ये क्या है, स्लॉट्स है, इस तरह से अपन स्लॉट्स बनाते हैं। इसके अंदर ये जो गोल गोल है ये है आपके कंडक्टर, यहाँ पे अपन वाइंडिंग प्लेस करते हैं। ये आपका हो गया ये रोटर पूरा, ये इस तरह से आपका रोटर है, ये है आपका स्टेटर। अब देखिए इसके बारे में क्या लिख रखा है, in distributed winding rotor of induction machine and armature winding of। अब distributed winding कहाँ पे होती है, देखो इंडक्शन मशीन के रोटर में, आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस एंड डीसी मशीन। देखो कहाँ पे होती है, अपन ने क्या पढ़ा है, इंडक्शन मशीन है उसके रोटर के अंदर ये वाली वाइंडिंग होगी। अब जो सिंक्रोनस मशीन रोटर के अंदर तो होती है फील्ड वाइंडिंग, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, और जो इसके स्टेटर है इसके अंदर अपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अपन ने पढ़ा भी है 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, सारी जगह पढ़ा है। जब आपने इंडक्शन मशीन पढ़ी थी तब भी आपने पढ़ा था कि कौन सी वाइंडिंग होती है, तब मैंने कहा था अपन डिटेलिंग में बाद में देखेंगे। इसके अंदर होती है आपकी 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, तो ये वही है आपकी। स्टेटर के अंदर होती है 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, और जैसे आपका सिंक्रोनस जनरेटर है तो यहाँ पे जो रोटर होता है इसको भी अपन को सप्लाई देनी पड़ती है, तो उसमें होती है आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। ठीक है, ये है आपका 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का एग्जांपल। ऐसे ही है उसके आर्मेचर में भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, 3 फेज नहीं आएगा उसमें इस तरह से। नेक्स्ट लाइन है, इट कैन बी सीन फ्रॉम अबव फिगर दैट 3 फेज वाइंडिंग आर connected among the 12 स्लॉट। मतलब क्या है, इस यहाँ पे देखो कितने स्लॉट है, नंबर कर रखी पूरे 12 स्लॉट है,
तो जो 3 फेज वाइंडिंग है वो पूरे के पूरे 12 स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इस तरह से। जैसे एक कॉइल आई है आपकी, एक वाइंडिंग आई है वो यहाँ इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर जो दूसरी वाइंडिंग होगी सपोज वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसे ऐसे, तो इस तरह से वो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। द इंड्यूस्ड any phase is the phasor sum of induced EMF in the coil side located at different slots। अब इसमें क्या होता है, जब पहले कॉन्सेंट्रेटेड पड़ी थी तो सपोज कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग तो क्या एक ही जगह ही घटती थी, तो यहाँ पे जितना इंड्यूस फर्स्ट के लिए अपन डायरेक्ट अर्थ हम कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वाइंडिंग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे जितने EMF इकट्ठे होंगे उनका अपन को फेज करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी तो उसको भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में ईएमएफ इकट्ठा होता है उसका अपन को फेजर सम करना पड़ता है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में ईएमएफ होता है उसका डायरेक्ट अरिथमेटिक सम हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट लाइन है, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। अपन को देखना है डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, क्या क्या डिफरेंस है। तो फिर क्या क्या डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेटेड और क्या, एक सेकेंड स्टूडेंट क्या बोल रहे हो हमें। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, मैं उसके पास बैठ जाती हूँ, मुझे आपको ला लो पेंसिल ला लो। हाँ देखो, अब आपके पास है दो टाइप की बाइंडिंग, एक है कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग और दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। अब इसमें अपन को डिफरेंस पढ़ना है, तो क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो, द कॉइल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग आर कोएक्सियल, मतलब क्या होता है, इन सबका जो एक्सिस होता है वो सेम होता है। जो कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग होती है उसका जो एक्सिस होता है वो सेम होता है। दिस मीन्स ऑल द बाइंडिंग हैव सेम मैग्नेटिक एक्सिस। अपन ने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग इस तरह से होती है, तो उसकी क्या मैग्नेटिक एक्सिस सबका क्या होगा, सेम मैग्नेटिक एक्सिस होगा। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में होता है वो, तो इनके जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो सेम नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन अपन इस तरह से लिखते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन के अंदर ये फैक्टर भी आ जाता है, केपी केडी, ये अपन पढ़ चुके हैं, पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इस सेकंड वाले में तो क्या ये सारे इफेक्ट भी अपन को देखने पड़ते हैं, बट इसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। अबे कहाँ कहाँ पे यूज में आती है ये वाइंडिंग, तो दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे यूज आती है, जबकि ये कहाँ पे यूज आती है, इंडक्शन सिंक्रोनस मशीन के आर्मेचर में, इन सब में। नेक्स्ट है फॉर कॉन्सेंट्रेशन द नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स। ये क्या करना, अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे तभी ध्यान में आएगा आपको कि कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है, नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। अब देखो, ये डेफिनेशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, बट इस पे बेस्ड अपन को न्यूमेरिकल करने हैं, इसलिए एक बार आपको फिर से बता रही हूँ मैं। कॉइल और कॉइल पिच क्या होती है। Coil pitch of coil span is defined as the distance between two coil sides of one coil। क्या है ये कॉइल आपका है, यहाँ आया और ये पीछे से जाके और इस तरह से वापस आती है। इस तरह से आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है वो इस तरह से होती है। सपोज ये है आपका स्लॉट 1, ये है 2 नंबर वाला, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, ये यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर एकदम आपका तरह से है पूरा बैक ऑप्शन, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर पूरा ऐसे पीछे घूम के और फिर ये इस तरफ से आती है, तो ये पूरा बैक पोर्शन होता है, ये पूरा इनर पोर्शन होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये इसका बैक वाला। तो बेसिकली मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि कॉइल पिच क्या होती है कि जो आपकी एक कॉइल है उसके बीच में कितना एंगुलर डिस्टेंस है, ये जो पूरी एक कॉइल है इसके बीच का ये तो एंगुलर डिस्टेंस है। तो कॉइल का स्पान यानी कॉइल के बीच में कितनी पिच है, कॉइल दो कॉइल साइड्स के बीच में कितने डिस्टेंस है, वही आपका कहलाएगा कॉइल पिच या कॉइल स्पान। तो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में तो ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको मैं फुल पिच कॉइल है तो मतलब ये एंगल होगा 180 डिग्री।
मैं बोल रही हूँ शॉर्ट पिच कॉइल है, मतलब ये एंगल 180 से कम होगा इस तरह से। तो अपन देखते हैं क्या होता है फुल पिच कॉइल और शॉर्ट पिच कॉइल। तो देखो आपको डायग्राम से आप अच्छे से समझ में आएगा, ये है आपके स्लॉट्स, ये एन टाइप, ये एस टाइप। तो आपने एक कॉइल यहाँ से ली, इस तरह से आपकी कॉइल कंप्लीट हो गई। तो इसके बीच में जितना भी डिस्टेंस हुआ उसको अपन बोलेंगे कॉइल स्पान। अब अपन ने क्या किया कि कॉइल स्पान एक पोल पिच है, क्या होती है दो पोल की डिस्टेंस। तो अगर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है तो अपन बोलेंगे ये फुल पिच कॉइल है। इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं अपन पोल पिच, यानी कि दो पोल डिस्टेंस है उसको अपन बोलेंगे पोल पिच। जो ये वाली डिस्टेंस है इसको अपन बोलेंगे कॉइल स्पान या कॉइल पिच। तो जब आपकी पोल पिच इक्वल टू आपके कॉइल पिच होगी, जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी तो अपन उस वाली कॉइल को क्या बोलेंगे फुल पिच वाइंडिंग या फुल पिच कॉइल। नेक्स्ट देखो आपका है शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल क्या होती है, ये जो आपका है पोल पिच और ये है आपका कॉइल। तो आप देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाली डिस्टेंस कम है। तो जब ये शॉर्ट होती है, ये कम होती है डिस्टेंस, तो उसको अपन बोलते हैं शॉर्ट पिच कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल। तो फुल पिच कॉइल में मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो फुल पिच कॉइल, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो वो होगा आपका शॉर्ट पिच कॉइल। अब देखो जब ये इक्वल थी तब ये अपन बोलते थे 180 डिग्री का एंगल है, इसके बीच में पूरा 180 डिग्री का एंगल है। अब जब ये शॉर्ट है तो मतलब ये वाला एंगल अगर मैं अल्फा बोल रही हूँ, इतना इतना ये एंगल अल्फा बोल रही हूँ, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा होगा। तो बस इस तरह से आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल होता है जो ध्यान रखने होता है। जैसे ये पूरा 180 है, अब इतना इतना अल्फा हो गया, ये बाकी बचा हुआ कितना हुआ 180 माइनस अल्फा। तो ये जो आपका 180 माइनस अल्फा, ये जो कॉर्डिंग है, नेक्स्ट है आपका कॉर्डिंग एंगल की डेफिनेशन भी देख लो। ये क्या है, कॉर्डिंग एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बाय विच कॉइल स्पान डिपार्ट फ्रॉम 180 डिग्री। तो यानी कि क्या है, वो वाला एंगल जिससे वो 180 डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि ये जो एंगल है इसको अपन बोलेंगे कॉर्डिंग एंगल। ये डिफरेंस आ रहा है, ये आपका अल्फा है और ये है आपका 180 माइनस अल्फा, तो इस अल्फा को अपन बोलेंगे कॉर्डिंग एंगल। ठीक है। नेक्स्ट, ए प्रॉपर सिलेक्शन वैल्यू ऑफ कॉर्डिंग एंगल एलिमिनेट द हार्मोनिक्स इन द जनरेटर ईएमएफ। अगर आप इस अल्फा की वैल्यू को अच्छे से सेलेक्ट करते हो, इस वाइंडिंग को आप अच्छे से डिजाइन करते हो, तो आप बहुत सारे हार्मोनिक्स को भी रिमूव कर सकते हो। तो बस यही सब कुछ था इसमें। अगेन अब देखो कुछ कुछ टर्म्स है जो अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, a length of wire lying in a magnetic field, okay, coil क्या होती है, a length of wire lying in the magnetic field in which EMF is induced, उसको बोलते हैं अपन coil। अब ये है आपकी सिंगल टर्न कॉइल, ये है आपकी मल्टी टर्न कॉइल। मल्टी टर्न क्या होती है, इसी कॉइल के अंदर इस तरह से, और ये तो ये हो गई आपकी मल्टी टर्न, ये है आपकी सिंगल टर्न कॉइल। तो ये वाले जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं एक्टिव साइड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो यूजफुल भी होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव साइड्स। इसको बोलते हैं अपन बैकएंड साइड्स या ओवरहैंड्स, ओवरहैंड्स। यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपन यूज में भी नहीं ले पाते हैं, तो ये होता है ओवरहेड्स और ये होता है आपका एक्टिव साइड्स। ध्यान रखना ये वाली चीज, ठीक है। बस यही सब लिखा हुआ है, हाँ यही सब लिखा हुआ है आपके। अब इसके ऊपर बेस कुछ कुछ न्यूमेरिकल है, तो वो न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अपन को बस बेसिकली अपन ने इतना ही पढ़ा है, छोटी क्लास है, आज अपन ने ये पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होती है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये अपन पहले से ही पढ़ चुके थे। कॉइल पिच क्या होता है, फुल पिच क्या होता है, शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है, फुल पिच कॉइल क्या होती है, कॉर्डिंग एंगल क्या होता है, और शॉर्ट पिच वाइंडिंग के एडवांटेज भी आप लोग पहले से ही देख चुके हो। तो आज अभी अपन इतना ही देखेंगे। कुछ डाउट हो तो बताओ।